वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज जो अपन कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसी के अंदर अपन आगे चल रहे हैं। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। अब अपन को इन 3 स्ट्रैटेजीज के बारे में करना है कि ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है, बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है, फंक्शनल स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड रहती हैं, कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती हैं। ये अपन को जो है इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में जो दिया हुआ है, सबसे ऊपर है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, उसके बाद 4 एरोज उन्होंने नीचे की तरफ दिखाई हैं। देन इट इज़ लीडिंग टू बिजनेस स्ट्रैटेजी, एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी का जो बेस है दैट इज़ फंक्शनल स्ट्रैटेजी। तो जब हम यहाँ पे देखें, सबसे ऊपर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को रखा गया है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की जब हम बात करते हैं, अगर हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये सबसे टॉप पर है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये कोर है। मतलब मेन, सबसे मेन जो है दैट इज़ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। और जब हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, ये जो है पूरी इंडस्ट्री की स्ट्रैटेजी कहलाती है। यानी इंडस्ट्री एज अ होल, अगर आप एक ग्रुप कंपनी है तो पूरी ग्रुप का जो कोर होगा वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के अंदर आएगा। तो पूरी ग्रुप कंपनी में जो क्या आपकी स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल है दैट इज़ नोन एज द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है बेसिकली आपका मिशन और विजन, जो आपका मिशन है और जो आपका विजन है उसको डिफाइन करता है। तो ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, व्हाट बिजनेसेस शुड वी बी इन, मतलब हमें ऐसा कौन सा बिजनेस करना चाहिए। ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है कि आप किस में सबसे ज़्यादा एक्सेल करते हो और कौन सा बिजनेस जो है वो आपको करना चाहिए। इसके नीचे जो आता है दैट इज़ द बिजनेस स्ट्रैटेजी। और जब आप बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात करते हो तो बिजनेस स्ट्रैटेजी जो आपकी आती है दैट कम्स बिजनेस वाइज, कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, अगर अलग अलग एरियाज़ में आपकी कंपनी है तो हर सेक्टर वाइज जो आप पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे दैट इज़ नोन एज द बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी और आपको ये भी बताता है कि किस किस तरीके के मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो इन ऑर्डर टू अचीव योर मिशन एंड विजन। तो यहाँ पर जो मिशन और विजन यहाँ पे डिफाइन हुआ था कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में, इसको अचीव करने के लिए क्या आपको करना चाहिए, कौन कौन से मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर आती हैं। कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा आपके लिए, ये सब आप बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर डिसाइड करते हो। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बिजनेस स्ट्रैटेजी से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि बिजनेस स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बाद ही होगी। जब आप कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में डिसाइड कर लोगे कि आपका मिशन और विजन क्या है, उसके बाद ही आप बिजनेस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर कर ये तय कर सकते हो हाउ यू वांट टू अचीव योर मिशन एंड विजन। उसके बाद सबसे नीचे आती है दैट इज़ द फंक्शनल स्ट्रैटेजी और द बेस स्ट्रैटेजी। यहाँ पर बेस स्ट्रैटेजी मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि इसके ऊपर आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी आती है। बिजनेस स्ट्रैटेजी अचीव करने के लिए जो जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, क्या क्या आपको लगेगा, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको नीडेड हैं, ये सब आपकी फंक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर आएगा। सो व्हाट फाइनेंशियल, मार्केटिंग, operations and other strategies will be important to implement the business strategy, ये यहाँ पर आता है। और business strategy की लिखा है ना, टू इम्प्लीमेंट बिजनेस स्ट्रैटेजी, मतलब बिजनेस स्ट्रैटेजी करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है वो फंक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर आता है, राइट। वैसे ही बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में क्या लिखा है, व्हाट कॉम्पिटिटिव मेथड्स डू वी इन्वेस्ट इन टू अचीव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी दूसरों से बेहतर बनने के लिए, हमारा मिशन और विजन अचीव करने के लिए, वो भी इस तरीके से ताकि हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहे। यानी जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, हम उनसे आगे बने रहें, ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये आपका आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर, और बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर इसको कवर किया जाता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अपन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। उससे पहले एक और डायग्राम अगर आप देखें यहाँ पर जो ऊपर दिया हुआ है, आप इसमें नोटिस करें, बिजनेस एंड मिशन एक तरफ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ वैल्यूज, कल्चर एंड गोल्स। तो कहीं ना कहीं बिजनेस का मिशन, बिजनेस आप क्या करना चाहते हो, विजन एंड इट्स मिशन, और उसमें कौन सा वैल्यू, कल्चर एंड गोल्स इन्वॉल्व है, वो दोनों का दोनों आपका कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और बिजनेस स्ट्रैटेजी में कॉम्प्रिहेंडली आ रहा है। लेकिन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के बेस पर डिसाइड होता है कि बिजनेस स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी, दैट इज़ नंबर 2। बिजनेस स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए क्या क्या चाहिए रहेगा, दैट इज़ नंबर 3। और यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रैटेजी आ जाती है, यानी रिसोर्सेस को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ये सारा का सारा थर्ड पॉइंट में कवर होता है। ठीक है,
सो लेट अस बिगिन विद द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड रीड आउट कि क्या-क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या अपन को समझना है इसके अंदर। साथ ही साथ मार्क करते हुए चलिएगा, इनमें से जो लाइन्स इम्पोर्टेंट है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। Corporate level strategy. Corporate strategy is the essence of strategic planning process. It determines the growth objective of the company, that is direction, timing, extent and place of the firm's growth. तो ये line important है that it is the essence of strategic management process. It determines the growth objective of the company, that is direction, timing, extent and place of the firm's growth. It highlights the pattern. It highlights the pattern of the business moves and goals concerning the strategic interest in different business units, product lines, customer groups, etc. It defines how the firm will remain sustainable in the लॉन्ग रन। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ही आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपकी जो कंसर्न है, जो फर्म है या कंपनी है, वो लॉन्ग रन में किस तरीके से स्टेबल बनी रहेगी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट लेवल, again important, that it occupies the highest level of strategic decision making and covers the actions dealing with the objective of the firm, acquisition and allocation of resources and coordination of strategies of various SBUs for optimal performance. SBUs का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का काम क्या होता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल की स्ट्रैटेजी होती है, स्टीयरिंग स्ट्रैटेजी होती है। स्टीयरिंग स्ट्रैटेजी का मतलब कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो ही आपको बताएगी कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ है। तो डिफरेंट डिफरेंट अगर आपके बिजनेस यूनिट्स हैं तो उनकी पॉलिसीज़ को एक साथ इंटीग्रेट करके लाने का काम भी किसका है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का। Corporate strategy can be explained as the management plan formulated by the highest level of organization, each alone, to direct and operate the entire business operation organization. मतलब क्या कहा गया है इस लाइन के अंदर, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कैन बी एक्सप्लेन एज द मैनेजमेंट प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन to direct and operate the entire business organization. It alludes to the master plan that leads the firm towards success. So, the more aptness in the degree of the corporate level strategy, the higher will be the chances of the firm's success in the market. जितना ज़्यादा आपका corporate plan apt होगा, correct होगा, clear होगा, उतनी ही आपकी जो है सक्सेस मार्केट में इंश्योर्ड रहेगी। बिकॉज अगर आपका विजन और मिशन जो क्लियरली डिफाइंड है और स्ट्रैटेजी पता है आपको कहाँ तक पहुँचना है, पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल डिफाइंड है कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हम कहाँ तक जा सकते हैं, एंड इफ़ वी हैव क्लियर विजन एज टू दैट वी वांट टू अचीव दोज गोल्स, अगर वो हमें सब क्लियरली पता है तो फिर देर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ आर सक्सेस। जैसे कि पढ़ाई में होता है, अगर आपको पता है दैट यू वांट टू अचीव अ रैंक, यू नो दिस, यू हैव एक्सेप्टेड दिस फैक्ट, सो यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू इट। जैसे अपन कहते हैं ना, गोल प्लानिंग अपन करते हैं। और गोल प्लानिंग कैसे की जाती है, डेली आपको अपने गोल्स लिखने होते हैं। यू यू हैव टू राइट देम इन सच अ मैनर दैट दे आर इम्बाइब्ड इन योर माइंड। वंस दे आर डीप इन योर माइंड, यू नो हाउ टू गो टुवर्ड्स इट, क्योंकि फिर आपका माइंड जो है वहीं पर ही फोकस हो जाता है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो वैसे ही यहाँ पर भी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी इसलिए इम्पॉर्टेंट है और कहा गया है कि इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी सक्सेस इंश्योर होगी मार्केट में। क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि विजन और मिशन क्या है, कहाँ तक आपको पहुँचना है, your entire business or entire thinking and the entire plans will start working towards that goal. According to Andrews, the corporate strategy is the pattern of decisions in a company that determines and reveals its objectives, purposes, or goals, produces the principal policies and plans for achieving those goals, and defines the range of the business the company pursues. The kind of economic and non economic contribution it intends to make for its shareholders, employees, customers and communities. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, corporate strategy जो है, it is a pattern of decisions in a company that determines and reveals the objectives, purposes or goals and produces the principal policies. Johnson et al. Been describing the corporate strategy, highlighted the choices of the markets and products at the first step, and how a company is planning to operate on those markets or with the particular products. They have also discussed the corporate strategy from overall scope of an organization and how value should be added to the different parts, that is business units of an organization.
देन वी हैव द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कि अगर जब आप बिजनेस लेवल पर आते हो तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आपके लिए एप्लीकेबल है. सो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज एप्लीकेबल इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस which have different businesses and each business is treated as a strategic business unit, that is SBU. The fundamental concept in strategic business unit is to identify the discrete independent product and market segments served by an organization. एसबीयूज होने का मतलब क्या हो गया? अगर अलग-अलग आपके स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, तो उसमें उसका बेसलाइन ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आप कौन-सा सबसे डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे हो। डिस्क्रीटनेस क्या है? डिस्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है? यूनिकनेस क्या है? आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रीटनेस क्या है? यूनिकनेस क्या है? आप क्या अलग कर रहे हो अलग-अलग यूनिट से? तो वो डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। देयर शुड बी अ लाइन बिटवीन वन बिजनेस यूनिट एंड अनदर बिजनेस यूनिट, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अलग है और जिस बेस में वो काम कर रहे हैं वो भी अलग हो सकता है दोनों की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज भी अलग हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता है, हो सकता है दोनों की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज अलग हो, दोनों की बिजनेस स्ट्रैटेजीज अलग हो. ये भी हो सकता है कि एक ही इंडस्ट्री में है तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी सेम हो सकती है लेकिन बिजनेस यूनिट्स अलग अलग हैं, ऐसा भी हो सकता है. तो इन एवरी केस जब हम कह रहे हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी के बारे में, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स की बात हो रही है. स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स को भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो किस प्रोडक्ट में या किस मार्केट सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं और उनके खुद के जो पॉलिसीज़ हैं वो भी काफ़ी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. Since each product or market segment has a distinct environment, a strategic business unit is created for each segment. कह रहे हैं ना, हर प्रोडक्ट का या मार्केट सेगमेंट का एक अलग एनवायरनमेंट होता है. इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट एनवायरनमेंट. अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट इज क्रिएटेड फॉर ईच सच segment. For example, Reliance Industries operates in textiles, fabrics, yarns, fibers, and a variety of petrochemical products. For each product group, the nature of market is in terms of customers, competition, and marketing channel differs. तो यहाँ पर जैसे रिलायंस का नाम लिया गया है, जैसे रिलायंस इज़ अ ग्रुप कंपनी, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं. कोई टेक्सटाइल में है, कोई यान में है, कोई फाइबर में है, कोई पेट्रोकेमिकल एरिया में है, कोई कम्युनिकेशन में है. तो इस हिसाब से अलग अलग जो एरियाज़ हैं वो जस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर हैं. लेकिन जब आप ओवरऑल इनको देखोगे तो रिलायंस की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या है और रिलायंस का विजन और मिशन क्या है, ये आपको पता है. तो वो विजन और मिशन सब इंडस्ट्रीज़ पे एक साथ एप्लीकेबल होता है, सारे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स के ऊपर एक साथ होता है. लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स के लेवल पर बात करें, तो जिस प्रोडक्ट में या जिस इंडस्ट्री में वो लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोकेमिकल या फिर टेक्सटाइल या फिर क्लोथिंग, तो उनको उस इंडस्ट्री के हिसाब से अपने स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाने पड़ेंगे. वो सारे के सारे स्ट्रैटेजिक प्लान्स को इंटीग्रेट करना और वो पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे इनकॉर्पोरेट करने का काम किसका है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का. ठीक है. क्लियर हुआ दोनों के बीच में फ़र्क कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी आपको ओवरऑल विजन और मिशन बताती है. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी आपको ये बताती है कि आप कैसे अपने रिस्पेक्टिव एरिया में सक्सेसफुल हो सकते हो, कैसे आपको अपने रिस्पेक्टिव एरिया में काम करना पड़ेगा, कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज़ करनी पड़ेंगी टू बी सक्सेसफुल. और जब आप अपनी स्पेसिफिक बिजनेस एरिया में सक्सेसफुल होगे तभी आप ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को जो है अचीव कर पाओगे, यानी ओवरऑल विजन और मिशन को अचीव कर पाओगे. ठीक है. आगे देखें क्या लिखा हुआ है. Therefore, it requires different strategies for its different product groups. तो ये तो मैंने कहा ही कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट ग्रुप्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज चाहिए. Thus, where SBU concept is applied, each SBU sets its own strategies to make the best use of its resources, its strategic advantages given the environment it faces. At such a level, strategy is a comprehensive plan providing objectives for SBUs, allocation of resources among functional areas, and coordination between them, making optimal contribution to the achievement of corporate level objectives. Such strategies operate within the overall strategies of the organization. The corporate strategy sets the long-term objectives of the firm and broad constraints and policies within which an SBU operates. The corporate level will help the SBU to define its scope of operations and also limit or enhance the SBU's operations by resources the corporate level assigns to it. There's a difference between corporate level and business level strategies. तो ये मैंने difference आपको बताया ही है. राइट. तो क्या कहा गया है कि द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी सेट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म एंड ब्रॉड कंस्ट्रेंट्स एंड पॉलिसीज विद इन विच द एसबीयू ऑपरेट्स. क्योंकि उन्हें एसबीयू को बताना पड़ेगा कि हमारा काम करने का दायरा क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं,
उसमें हो सकता है कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हों, कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हों, तो वो भी आपको बताना ज़रूरी है। आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ज़रूरी है। उन्हें क्लियर होना चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं, क्या हमारी पोजीशनिंग है या कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, ये सब उनको बताना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया है कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ही एसबीयू ऑपरेट करता है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जब डिफाइंड होगी, जब पता होगा हमें कहाँ तक पहुँचना है, लिमिटेशंस क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तभी हम स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स की पॉलिसीज़ भी बना पाएंगे। द कॉर्पोरेट लेवल विल हेल्प द एसबीओ डिफाइन इट्स स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, क्योंकि जब विजन और मिशन डिफाइंड होगा तभी हमें पता होगा कि हमारे ऑपरेशंस किस लेवल तक होने चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव दोज विजन एंड मिशन, एंड ऑल्सो लिमिट और एनहांस द एसबीओज ऑपरेशंस बाय द रिसोर्सेज द कॉर्पोरेट लेवल असाइंस टू इट, क्योंकि एसबीओज को जो रिसोर्सेज है वो कॉर्पोरेट लेवल ही असाइन करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। फॉर एग्जाम्पल, Andrew says that in an organization of any size or diversity, ध्यान रखें any size or diversity, corporate strategy usually applies to the whole enterprise. मैंने कहा ही था कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पूरी ग्रुप कंपनी यानी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तो पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जितने भी यूनिट्स हैं सबके ऊपर अप्लाई होगी। While business strategy, less comprehensive, defines the choice of the product or service and market of individual business within the firm। लेकिन जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो पर्टिकुलर बिजनेसेस पे अप्लाई होगी। जैसे पेट्रोकेमिकल, अगर मैं कोई रिलायंस का जो पेट्रोकेमिकल यूनिट है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के हिसाब से उनको अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अगर टेक्सटाइल्स में है तो टेक्सटाइल्स के हिसाब से अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनानी होगी। इन अदर वर्ड्स, बिजनेस स्ट्रैटेजी रिलेट्स टू हाउ and corporate strategy relates to what। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी आपको ये बताता है कि कैसे करना है, और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी आपको ये बताती है कहाँ तक पहुँचना है। व्हाट कह रहे हैं ना, व्हाट मतलब व्हाट डू यू वांट, वेयर डू यू वांट टू रीच, कहाँ तक आप जाना चाहते हो, दैट इज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। एंड हाउ डू यू वांट टू रीच इट, दैट इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपको अपने रिस्पेक्टिव बिजनेस में सक्सेसफुल होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू यू वांट, इन ऑर्डर इफ़ यू वांट टू अचीव योर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स हैं, आप सबका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, विजन और मिशन है, दैट इज़ टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड यू वांट टू बी बेस्ट एट इट, दैट इज़ यू वांट टू बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ योर गेम। आपको अपनी स्किल्स उस तरीके से डेवलप करने पड़ेंगे सो दैट यू हैव एन एज ओवर द अदर्स, राइट। योर विजन एंड मिशन स्टैंड्स एट दिस, मतलब आपको ये अचीव करना है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपकी यही है। लेकिन इसको अचीव करने के लिए आपको पहले आठों सब्जेक्ट्स में पास होना ज़रूरी है। जो आपके 8 पेपर्स हैं अलग अलग लेवल्स पे, उनको आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो वो अलग अलग आपके स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हो गए, क्योंकि आपको हर पेपर के लिए अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, राइट। एक सब्जेक्ट के लिए कोई स्ट्रैटेजी, दूसरे के लिए कोई स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिकल के लिए अलग स्ट्रैटेजी, थ्योरी के लिए अलग स्ट्रैटेजी। उस हिसाब से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में एक्सेल करना पड़ेगा। जब आप सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग लेवल्स पर एक्सेल करोगे, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करोगे सब सब्जेक्ट्स में, जब उसको ओवरऑल देखोगे तब डिसाइड होगा कि आपकी कोई रैंकिंग बनती है या नहीं, या आपके ओवरऑल परसेंटेज कितने आए हैं और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं, ठीक है। तो जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है दैट इज बिकमिंग अ सीएस एंड टू बी बेस्ट एट योर गेम, दैट इज योर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। और टू बी successful in each and every subject according to different subject lines, different subject requirements, you plan a strategy for every subject differently, that is your strategic business, योर बिजनेस स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स के हिसाब से जो आप स्ट्रैटेजी करते हो, दैट इज़ योर बिजनेस स्ट्रैटेजी, ठीक है। समझ आया दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है। जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है दैट इज़ ओवरऑल, दैट इज़ बिकमिंग अ सीएस, और जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है दैट इज़ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, यानी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे करना है, ओके। Corporate strategy defines the business in which a company will compete, preferably in a way that focuses resources to convert distinctive competence into competitive advantage. Corporate strategy is not the sum total of business strategies of the corporation, but it deals with different subject matter. While corporation is concerned with and has impact on the business strategy, the former is concerned with the shape and balancing of the growth and renewal rather than market execution. तो यहाँ पे क्या बोला गया है इस लाइन के अंदर, वाइल कॉर्पोरेशन इज कंसर्न्ड
with and has impact on business strategy. The former is concerned with the shape and balancing of growth and renewal rather than market execution. यानी कॉरपोरेशन को कंसर्न तो है कि इसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा उनकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज का, लेकिन कॉरपोरेशन को ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि हम प्रॉपर शेप बैलेंसिंग और हमारी जो ग्रोथ है वो बैलेंस्ड है, और मार्केट एग्जीक्यूशन तो चलो हो ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ ही हम ग्रो कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए देखना। माइकल पोर्टर ने क्या कहा? माइकल पोर्टर has identified business level strategies which are cost, leadership, differentiation, and focus to achieve a sustainable competitive advantage. The strategy cost leadership was common in 1970s. This strategy requires construction of efficient scale facilities, cost reductions, control over expenses, and cost minimization, etc. The low cost strategy gives several advantages before the rivals. It may be explained by the possibility to be more efficient than competitors. तो बेसिकली उस टाइम पे जब माइकल पोर्टर का जो ज़माना था 1998 या उस टाइम पे अगर हम बात करें, तो उन्होंने कहा था कि बिजनेस लेवल की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं जैसे कि कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन या फोकस टू अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सब आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। जो स्ट्रैटेजी कॉस्ट लीडरशिप की है वो 1970s में बहुत कॉमन थी, जिसके अंदर एफिशिएंट स्केल फैसिलिटीज़ है, कॉस्ट रिडक्शन होती है, कॉस्ट कटिंग होती है, मिनिमाइजेशन होती है। तो इन सब चीज़ों से आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एडवांटेज पा सकते हो, क्योंकि अगर आप मिनिमाइज कॉस्ट रखोगे, अगर आपकी कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी, आपके प्रोडक्ट्स रिलेटिवली आपके कॉम्पिटिटर से चीपर रहेंगे एंड यू विल हैव अ गुड कस्टमर बेस। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा था कि कॉस्ट रिडक्शन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कहलाती है एज पर माइकल पोर्टर। The low cost strategy gives several advantages before the rivals, as you know already. It may be explained by the possibility to be more efficient than competitors. Hill and Jones 2007 have developed the curve which contains together all the three issues in developing successful business model. तो कौन कौन से issues होते हैं इसके अंदर? Efficiency, quality as reliability, responsiveness, innovation, quality as excellence. अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, क्योंकि ये वाले सारे फैक्टर्स आपके आ जाएंगे जो ग्राफ के अंदर हैं। अगर आप कॉस्ट रिडक्शन करते हो तो आपके ऊपर ये वाले फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करेंगे काफ़ी। अगर हम यहाँ पर देखें, इसको आप कह दीजिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर आप वाई एक्सिस की तरफ देखें तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिखा गया है, दैट इज़ हायर कॉस्ट एंड हायर प्राइसेस, और यहाँ पर लिखा गया है कॉस्ट लीडरशिप, दैट इज़ लो कॉस्ट एंड लो प्राइसेस। कॉस्ट लीडरशिप कब ज़्यादा होगी? जब आप बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने में, क्योंकि जितनी कम आपकी कॉस्ट होगी और अब आप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं उन कॉस्ट पर, तो आप कॉस्ट लीडर कहलाएंगे, क्योंकि आप मिनिमाइज्ड कॉस्ट पर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर कर आप बेच पा रहे हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, डिफरेंशिएशन का मतलब कि ऐसा क्या है आपके अंदर, क्वालिटी अच्छी क्या है, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो बहुत है जो लो हो जाएगी कॉस्ट लीडरशिप अगर हाई होगी तो। अब ये कैसे काम करता है? अगर आप देखें कि डिफरेंशिएशन का जो वाई एक्सिस है, अगर हम इनोवेशन की बात करें, इफ़ यू हैव गुड इनोवेशन, इफ़ दिस इनोवेशन इज़ हाई, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन इज़ हाई, क्योंकि आपके प्रोडक्ट डिफरेंशियल रेंज के होंगे, अच्छा खासा आपके प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे हो जो कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पा रहे। इनोवेशन है, आपके पास नए आइडियाज़ हैं, लेकिन नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में कॉस्ट हमेशा ज़्यादा लगता है, बिकॉज दीज आर न्यू आइडियाज़। आपको पता ही नहीं है कितना आउटले होगा क्या नहीं होगा, यू डोंट नो। सो इनोवेशन की अगर अपन बात करें तो इट टर्म्स दैट कि डिफरेंशिएशन काफ़ी अच्छा है, डिफरेंशिएशन ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कॉस्ट लीडरशिप की बात करें तो कॉस्ट लीडरशिप जो है आपकी काफ़ी कम आती है, दैट इज़ हियर, सो इट इज़ वेरी लो। ओके, अगर हम क्वालिटी एज एक्सेलेंस की बात करें, अगर आप क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको रिसोर्सेज भी उतने चाहिए रहेंगे। तो रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल ज़्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तो उन केसेस में आपकी कॉस्ट कम नहीं हो पाएगी, कॉस्ट तो ज़्यादा ही रहेगी। कॉस्ट ज़्यादा रहेगी तो कॉस्ट लीडरशिप कम होगा और डिफरेंशिएशन जो है वो उस लेवल तक रहेगा, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो आपका क्वालिटी एज एक्सेलेंस आता है इस तरफ, राइट।
सो इसी तरीके से आप ग्राफ में देखने जाएँगे तो बाकी की जो क्वालिटीज़ हैं जैसे रिस्पॉन्सिवनेस, क्वालिटी एज़ रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इसी तरीके से बाकी की क्वालिटीज़ जो हैं वो रिड्यूस होती जा रही हैं जैसे-जैसे आप अपनी लोअर कॉस्ट की तरफ जाते जा रहे हो, राइट? तो सारी की सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो रिड्यूसिंग मैनर में है। ये ग्राफ भी रिड्यूसिंग मैनर में है, तो उसी तरीके से जैसे-जैसे आपकी कॉस्ट सेविंग या कॉस्ट कटिंग वो बढ़ती जाएगी या लोअर कॉस्ट हाई होती जाएगी, उसी टाइप से जो है आपकी ये क्वालिटीज़ भी कम होती जाएँगी। आगे पढ़ें क्या लिखा है। ब्राउन एंड ब्लैकमोर 2005 हैव डिफाइंड बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी एज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एट द एसपीयू लेवल। तो मैंने आपसे कहा ही था कि जो बिजनेस स्ट्रैटेजी का लेवल है दैट इज़ अ डिफरेंट यूनिट्स लेवल। अगर आप अलग अलग काम कर रहे हो एक ही कंपनी में, अलग अलग डिविजन्स हैं, तो हर डिवीजन की जो स्ट्रैटेजी होगी वो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट की होगी, दैट इज़ एसबीयू, एंड दैट विल बी द बिजनेस स्ट्रैटेजी लेवल। According to them, primarily it identifies how the business SBU सपोर्ट्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी किस तरीके से आपका स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट जो है वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की तरफ अपना योगदान दे रहा है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी सबसे टॉप पर होती है जिसके अंदर विजन और मिशन डिफाइंड रहता है। उसके बाद बिजनेस स्ट्रैटेजी आती है, यानी अलग अलग एसबीयूज की स्ट्रैटेजी। तो किस तरीके से आपकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के साथ इंटीग्रेट होती है या किस तरीके से वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करती है, वो अपन को यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फर्दर मोर, बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी रेफर्स टू द एग्रीगेटेड स्ट्रैटेजीज ऑफ सिंगल फर्म्स और एसबीयू विद इन वन डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेशन। वैसे ही बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी की अगर आप बात करें तो जो आपके स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, अगर आप उन सबको एग्रीगेट कर दें, मिला दें, इकट्ठा कर दें, तो जो स्ट्रैटेजी क्रिएट होती है दैट इज़ द बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी। वाइल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डील्स विद द क्वेश्चन इन व्हाट बिजनेसेस द कंपनी शुड compete in, मतलब कौन सा बिजनेस करना चाहिए, दैट इज़ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी लेवल क्वेश्चन, एंड बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रैटेजी डिसाइड्स ऑन हाउ टू compete इन दीज पर्टिकुलर बिजनेसेस, यानी उसमें आगे कैसे बढ़ें, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। ओके, सबसे लास्ट में जो आती है दैट इज़ द फंक्शनल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी विच इज़ द बेसिस स्ट्रैटेजी। ये डे टू डे ऑपरेशंस में काम आती है। सो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी क्या कहता है? फंक्शनल स्ट्रैटेजी as suggested by its title relates to a single functional operation and activities involved therein. Decisions at this level within the organizations are often described as tactical. इम्पॉर्टेंट है, मार्क करिए, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज टैक्टिकल, की फंक्शनल लेवल पर जो भी आप डिसीजंस लेते हो उनको टैक्टिकल डिसीजंस कहा जाता है, सिंस सच डिसीजंस आर गाइडेड एंड कंस्ट्रेन्ड बाय सम ओवरऑल स्ट्रैटेजिक considerations. Functional strategy deals with relatively restricted plan providing objectives for specific function. ये किसी एक function के लिए objectives define करता है. An allocation of resources among different operations within that functional area and coordination between them for optimal contribution to the achievement of the SBU and corporate level objectives. तो जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव का, कि आपके लिए कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक बिजनेस की आपकी क्या पॉलिसी होगी, यानी बिजनेस लेवल की क्या आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, वहाँ पे ये होना चाहिए कि क्योंकि आपके अलग अलग स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्या हैं, अलग अलग चैप्टर्स, सॉरी अलग अलग सब्जेक्ट्स, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अपनी आपकी अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्या करना है, कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना है, क्या करना है, दैट इज़ द फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। हो सकता है हर चैप्टर की स्ट्रैटेजी अलग हो सकता है कुछ चैप्टर्स की स्ट्रैटेजी सेम हो, कुछ चैप्टर्स की अलग हो। तो इस हिसाब से जब आप अलग अलग लेवल्स पे आते हो, ओवरऑल लेवल आपका हो गया कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, दैट इज़ यू हैव टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। दूसरा लेवल आपका हो गया सब्जेक्ट वाइज कि आपको हर सब्जेक्ट में एक्सेल करना है, सो दैट इज़ योर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। और फिर आप सब्जेक्ट के अंदर भी घुस जाओ अलग अलग, तो सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर करने हैं, किस तरीके से करने हैं, क्या टैक्टिक्स अपनाने हैं, दैट इज़ द फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। ओके, क्लियर हुआ? Below the functional level strategy, there are many operational level strategies जो कि day to day operations में आती है, such as each function may be divided into several sub functions. For example, marketing strategy, a functional strategy can be divided into promotion, sales, distribution, uh, pricing strategies, with each sub function strategy contributing to the functional strategy. तो उस हिसाब से ही आप अलग अलग strategies को भी divide कर सकते हो। कंपैरिजन चार्ट बिटवीन बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, तो आपको पता ही है, अब तक आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि बिजनेस स्ट्रैटेजी और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में फ़र्क क्या होता है। बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट इज़ द स्ट्रैटेजी फ्रेम बाय द बिजनेस मैनेजर्स, बाय द
business managers to strengthen the overall performance of their enterprise. And corporate strategy क्या होती है? Corporate strategy is stated in the mission statement. ये mission statement के अंदर आती है, which explains the business type and ultimate goal of the firm. बिजनेस स्ट्रैटेजी इज क्रिएटेड बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी बीच में जो लेवल होता है मैनेजमेंट का वो. एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज क्रिएटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. नेचर इज इट इज एग्जीक्यूटिव एंड गवर्निंग नेचर, इट इज डिसिसिव एंड लेजिस्लेटिव. It relates to the selection of plan to fulfill the objectives of the organization. Business selection in which the company should compete, यानी जो corporate strategy होती है वो आपकी areas define करती है, किन areas में आप compete कर सकते हो. It deals with particular business unit or division since it is according to the business unit type, whereas corporate strategy deals with the entire business organization. Corporate business strategy is comparatively short term, whereas corporate strategy is long term, business strategy is short term. Focus जो है business strategy का, that is competing successfully in the marketplace, whereas of corporate strategy it is maximizing profitability and business growth. Approach is introverted and this approach is extroverted. मेजर स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं इसके अंदर? कॉस्ट लीडरशिप, फोकस एंड डिफरेंशिएशन. यहाँ पर होता है एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी एंड रिट्रेंचमेंट. तो ये बिजनेस स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वगैरह जो है आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में भी इसको कवर किया होगा, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड सिलेबस. ओके. सो की डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी अपन ऊपर ऑलरेडी चार्ट में पढ़ चुके हैं. सो लेट्स सी व्हाट they have written here. The fundamental differences between corporate and business strategy are explained in the points there here under. Business strategy can be reviewed as a strategy designed by the business managers and to improvise the overall performance of the firm. On the other hand, corporate strategy is one expressed in the mission statement of the company, which describes the business type and the ultimate goal of the organization. तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के अंदर आपका आ जाता है बिजनेस का टाइप और आपका अल्टीमेटली गोल क्या है वो आता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के अंदर. वेरएज़ बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या आएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है. Business strategy is framed by the middle level managers, as we have seen in the above chart, which comprises of division, unit, or departmental managers. Conversely, corporate strategy is formulated by the top level managers or the owners, that is, the board of directors, CEO, managing director, etc. The nature of business strategy is executive in nature and governing, whereas the corporate strategy is deterministic and legislative. While the business strategy is short term strategy, corporate strategy is a long term one. तो सेम वही चीज़ें जो ऊपर अपन ने चार्ट में पढ़ी हैं ये यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं उनको. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप वो जो चार्ट है उसको आप लर्न कर लीजिए. The business strategies aim at selecting the business plan to fulfill the objectives of the organization, as against the corporate strategy focuses on business selection. कौन सा बिजनेस करें और उस बिजनेस के अंदर कौन सा प्लान अपनाएं वो आपका स्ट्रैटेजिक प्लान डिसाइड करेगा. लेकिन कौन सा बिजनेस आपको करना है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. On the business selection in which the company wants to compete in the marketplace. Business strategy is concerned with a particular unit or division. एक किसी particular unit या division से concern करता है. Corporate strategy which focuses on the entire organization, comprising of various business units or divisions. The business strategy focuses on competing successfully in the marketplace with other firms. On the contrary, corporate strategy stresses on increasing profitability and the business growth. Business strategy has an introverted approach. That is, it is concerned with the internal working of the organization. In contrast, corporate strategy has an extroverted approach which links the business and its environment. At business level, strategies which are employed by the organization includes cost leadership, focus and differentiation. On the other hand, corporate level, the strategies used are expansion, stability and retrenchment. The strategy is the management's plan for improving of the performance of the firm and gaining a competitive advantage. At the business level, the strategies are more about developing and sustaining the competitive advantage for the products offered by the enterprise. It is concerned with the positioning of the business against the competitors in the marketplace. तो ये business strategy के बारे में है. On the contrary, conversely, a corporate policy or corporate level strategies, the strategy is all about formulating the strategies to maximize the profitability and exploring the new business opportunities. तो
जो आपका गोल विजन मिशन है दैट इज़ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, वो आप अचीव कैसे करोगे? थ्रू द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, कि बिजनेस लेवल पे आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को जो है बनाते हो। ठीक है, अपन डिटेल में करें फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, तो यहाँ पर जब अपन फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे, अपन को अलग अलग एरियाज़ या अलग अलग फंक्शन से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला अपना फाइनेंस स्ट्रैटेजी के बारे में है, दैट इज़ रिलेटेड टू मनी। उसी तरीके से अपन एचआर के बारे में करेंगे और बाकी पॉलिसीज़ के बारे में या बाकी सेक्टर्स या बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में भी करेंगे। ठीक है, सो फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी, सबसे पहला है आपका फाइनेंस स्ट्रैटेजी, दैट इज़ मनी मैटर्स। फाइनेंशियल मेट्रिक्स have long been the standard for assessing the firm's performance. आप फाइनेंशियल मैटर्स से ही फर्म की परफॉर्मेंस को असेस कर पाते हो कि फाइनेंशियली फर्म कितनी साउंड है या नहीं। फाइनेंशियल गोल्स एंड मेट्रिक्स आर एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन बेंचमार्किंग द बेस्ट इन इंडस्ट्री एंड इंक्लूड फ्री कैश फ्लो. This is a measure of the firm's financial soundness and shows how efficiently its financial resources are being utilized to generate additional cash for future investments. It depends it represents the net cash available after deducting the investments and working capital increases from the firm's operating cash flow. The company should utilize this metric when they anticipate a substantial capital expenditure in the near future or follow through the implemented projects. तो सबसे पहली पॉलिसी जो उन्होंने दी है दैट इज़ द फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो का डिटरमाइन होना क्यों क्यों ज़रूरी है? बिकॉज फ्री कैश फ्लो के बेसिस पर ही डिसाइड होता है कि आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है, यानी अगर कल को कोई इमरजेंसी भी आती है तो आप कवर कर पाओगे या नहीं। वो फाइनेंशियल साउंडनेस जो है आपकी, वो फ्री कैश फ्लो से डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो जब आपका वर्किंग कैपिटल का गैप इसमें कवर हो जाता है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स को डिडक्ट कर दिया जाता है, जितना कैश आपका हाथ में बचता है। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा, उसमें लास्ट में आता है ना, ऑल द कैश दैट यू हैव लेफ्ट इन योर हैंड। तो जो भी आपके पास इन हैंड कैश होता है, लिक्विड कैश होता है, वो ये कैश फ्लो डिफाइन करता है और इससे आपकी लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है और फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, economic value added. This is the bottom line contribution on a risk adjusted basis and helps the management to make effective and timely decisions to expand the businesses that increase the firm's economic value. यहाँ पर आप इकोनॉमिक वैल्यू निकालते हो अपनी फर्म की एंड इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस इन दोज दैट आर डिस्ट्रॉइंग इट्स वैल्यू। मतलब अगर कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी इकोनॉमिक वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या नीचे लेकर आ रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप उन फैक्टर्स पे ध्यान दें। इट इज़ डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग द ऑपरेटिंग कैपिटल कॉस्ट फ्रॉम द नेट इनकम. Companies set economic value added goals to effectively assess their business's value contributions and improve the resource allocation process. तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में कुछ नहीं होता, बेसिकली आपको फर्म की इकोनॉमिक वैल्यू निकालनी होती है कि मार्केट में इसकी वैल्यू अब इकोनॉमिकली कितनी होगी। आपको ऐसे फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना होता है जिनको आपको करेक्ट करना चाहिए सो एज टू गेन योर वैल्यू बैक, बिकॉज सर्टन फैक्टर्स इफ आर नॉट करेक्टेड प्रॉपरली दे कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय योर वैल्यू। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इट इज़ डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग द ऑपरेटिंग कैपिटल कॉस्ट फ्रॉम द नेट इनकम। तो आपका आ जाता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। देन वी हैव द एसेट मैनेजमेंट. दिस कॉल्स फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स, that is cash, receivables and inventory, and current liabilities, that is payables and accruals, turnovers, and enhanced management of its working capital and cash conversion cycle. Companies must utilize this practice when their operating performance falls behind the industry benchmarks or benchmarked companies. अगर आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस सही नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंपनीज, या फिर जो बेंचमार्क मार्क किया हुआ है वहाँ तक भी अगर आप नहीं आ पा रहे हो, then you have to carefully look after your asset management. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Financing decisions and capital structure. Here, financing is limited to the optimal capital structure, that is debt ratio or the leverage, which is the level that minimizes the firm's cost of capital.
This optimal cost capital structure determines the firm's reserve borrowing capacity, that is short term and long term, and the risk of potential financial distress. तो मार्क करिए कि ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, डिटरमाइन करता है फर्म की रिजर्व्स बोरोइंग कैपेसिटी एंड द रिस्क ऑफ पोटेंशियल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. Companies establish this structure when their cost of capital raises above the direct competitor of that of competitors and there is a lack of new investments. But obviously अगर आपका cost of capital ज़्यादा होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी इन्वेस्टमेंट्स जनरेट करने में, न्यू इन्वेस्टमेंट्स आपके पास नहीं होते, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई रहता है, तो इन केसेस को भी जो है वो बिजनेस फंक्शनल स्ट्रेटजी के अंदर जो है कवर किया जाता है. देन वी हैव द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लाइक करंट रेशियो एंड ऑल दैट. सो दिस इज अ मेजर ऑफ द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म. Operational efficiency of the firm. Profitability ratios also indicate the inefficient areas that require corrective actions by the management. They measure the profit relationships with sales, total assets, and net worth. Companies must set profitability ratio goals when they need to operate more effectively and pursue improvements in their value chain activities. Okay. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जैसा आप जानते हैं, करंट रेशियो क्या होता है, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, इज इट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट्स और नॉट. तो करंट ये जो रेशियोज होते हैं ना, डेट इक्विटी रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, एसेट टेस्ट रेशियो, ये सारे के सारे रेशियोज आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बता देते हैं कि इफ़ दे आर विद इन द लिमिट्स, जो लिमिट्स दी गई हैं, देन एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड, यू आर वेल विद इन द अथॉरिटी. और अगर कुछ भी लिमिट्स के बाहर होता है या फिर एक्सट्रीमली लो होता है, तब बात आ जाती है ध्यान देने की. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द ग्रोथ इंडाइसेस. ग्रोथ इंडाइसेस इवैल्यूएट द सेल्स एंड मार्केट शेयर ग्रोथ and determine the acceptable trade-off of growth with respect to the reduction in cash flows, profit margins, and returns of investment. Growth usually drains the cash and reserve borrowing funds, and sometimes aggressive asset management is required to ensure the sufficient cash and limited borrowing. Companies must set the growth index goals with growth rates that have lagged behind the industry norms and they have a high operating leverage. लेवरेज का मतलब होता है रिस्क. सो बेसिकली यहाँ पर ग्रोथ इंडाइसिस की जब हम बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ इंडाइसिस का यूज़ कर कर आप अपने सेल्स और मार्केट शेयर ग्रोथ को इवैल्यूएट कर सकते हो कि पिछली बार कितना था, अब कितना है, आगे कितना हो सकता है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड. सो बेसिकली ग्रोथ इंडाइसिस में आप ये डिटरमाइन करते हो कि जो आपने सेल्स किए हैं, जो भी कैश फ्लोज हुए हैं, जो भी प्रॉफिट कमाया है, उससे आपकी ग्रोथ भी हो रही है या नहीं, यू आर स्टिल देयर, और समथिंग इज़ बेटर इज़ हैपनिंग. इंडाइसेस के टर्म्स में भी, स्टॉक एक्सचेंज में भी आप ऊपर चल रहे हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ग्रोथ इंडाइसेस में ऐसा होता है. देन वी हैव रिस्क मैनेजमेंट, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट. यहाँ पर अपन किस चीज़ की बात कर रहे हैं, रिस्क की. अ फर्म मस्ट एड्रेस इट्स की अनसर्टनिटीज बाय आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग इट्स एग्जिस्टिंग रिस्क्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, द लाइकलीहुड ऑफ देयर occurrence and their economic impact. Then a process must be implemented to mitigate the causes and effects of those risks. Mitigate मतलब to reduce the causes या फिर उनको हटाने की कोशिश करना. Companies must take these assessments when they anticipate greater uncertainty and their business in their business or where there is a need to enhance their risk culture. तो यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं है, रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट की बात की गई है कि फंक्शनल स्ट्रैटेजी होती है रिस्क मैनेजमेंट की भी. रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपका पैसा लगा हुआ है, रिकवर हो भी रहा है या नहीं, नहीं हो रहा है तो आप उसको चार्ज कर भी रहे हो, मतलब एज अ प्रोविजन या फिर बुक्स में आप चार्ज कर रहे हो, उसको ले रहे हो या नहीं ले रहे हो. ये सारी की सारी चीज़ें रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट के टर्म्स में आती है. सबसे लास्ट जो फंक्शन है दैट इज़ टैक्स ऑप्टिमाइजेशन. So many functional areas and business units need to manage the level of tax liability undertaken in conducting the business and to understand that mitigating risk also reduces the expected taxes. मिटिगेटिंग रिस्क मतलब जो अपन ने रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ा कि आपको उस रिस्क को कंट्रोल करने की भी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं. तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है मिटिगेटिंग का जो रिस्क है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप मिटिगेशन कर रहे हो, मतलब इसको हटाने की कोशिश कर रहे हो तो वो अभी का अभी हो जाए, उसको बहुत टाइम लगता है. इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि
कहा गया है कि बिजनेस यूनिट्स नीड टू मैनेज द लेवल ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडरटेकन in conducting the business and to understand that mitigating risk also reduces the expected taxes, क्योंकि आप जो रिस्क है उसको आप कम कर रहे हो, मिटिगेट कर रहे हो, तो बट ऑब्वियसली आपके जो टैक्सेस हैं वो भी रिड्यूस होंगे. मोर ओवर न्यू इनिशिएटिव्स, एक्विजिशंस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंक्शंस must be viewed against the tax implications in the net tax after contribution to the firm's value. In general, performance must, wherever possible, be measured on an after tax basis. But obviously, after tax basis पर ही आप performance measure करते हो, because tax तो एक statutory due है जिसके लिए आपको जो है provision बना के रखना पड़ेगा. Global companies must adopt this measure when operating in different tax environments when they are able to take advantage of inconsistencies in the tax regulations. So, the introduction of the balanced scorecard emphasized the financial performance as one of the key indicators of the firm's success. ये line important है कि introduction of the balanced scorecard emphasize the performance, financial performance as one of the key indicators of a firm's success and help to link the strategic goals to the performance and provide timely, useful information to facilitate strategic and operational control divisions. This has led to the role of financing in the strategic planning process becoming more relevant than ever. सो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको इन फैक्टर्स का पता होना चाहिए. किसी भी फैक्टर में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा. ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर एंड इसके बाद अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बाकी की सारी चीज़ें जो है वो कवर करेंगे.